आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ब्रीफ चैप्टर का देखेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी किसके बारे में, मेंडल के 3 लॉज के बारे में और वो कैसे होता है। इसमें हम बात करेंगे वो लॉ एक्चुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कैसे काम करती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स वाज नॉट क्लियर कि वो क्या है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, क्या है। अभी क्या पता चला है कि वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड है और उसमें भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, 100 साल लग गए, द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating the realization that DNA is the genetic material। क्या पता चला हमको फाइनल बात कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए और एक आरएनए। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, दो टाइप के। एक में क्या होता है कि 2-OH पोजीशन, मतलब 2 प्राइम पोजीशन पे ये OH नहीं होता है। तो जिस न्यूक्लिक एसिड में ये नहीं होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है और OH की जगह पे हाइड्रोजन आ जाता है, तो वो नहीं है बेसिकली। उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो होता है डीएनए। और जिसमें ये होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। तो बेसिकली दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स हैं लिविंग सिस्टम में। ठीक है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, इट मोस्टली फंक्शंस एज ए मैसेंजर। ठीक है, आरएनए जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस में होता है जेनेटिक मटेरियल, बट मोस्टली क्या होता है, ये बेसिकली मोस्ट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है। मोस्टली क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। आरएनए के पास एडिशनल रोल क्या होता है, जैसे कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं हमारे, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। एम आरएनए क्या होता है, बेसिकली ये जो है डीएनए और प्रोटीन के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। डीएनए जो बोलता है उसको ये समझ लेता है और ये फिर प्रोटीन को समझा देता है कि तुम्हें ऐसा प्रोटीन बनाना है। टीआरएनए क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारा प्रोटीन बन रहा है डिफरेंट अमाइनो एसिड से जुड़ के, तो अमाइनो एसिड को साथ में ला के जोड़ लाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए, अलग अलग अमाइनो एसिड को वहां पे लाएगा। और आरआरएनए क्या होता है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब राइबोसोम क्या करता है, ये जो अलग अलग अमाइनो एसिड आए हैं इसको जो जोड़ने का काम होता है आपस में, ताकि एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बन जाए जिसी को हम आगे चल के प्रोटीन बोलेंगे। तो वो काम कौन करता है, हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए करता है। ठीक है, तो इसी के लिए कहा गया यहाँ पे क्या कि आरएनए का जो है एडिशनल रोल भी होता है। ठीक, इट फंक्शंस एज एन अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यही बात अभी आरएनए का बात किया गया है, वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है क्योंकि वो दो जोड़ने का जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि टीआरएनए जो है वो अडेप्ट कर रहा है कि वो अमाइनो एसिड भी पढ़ ले और वो साथ साथ डीएनए का कोड भी पढ़ ले। ठीक है, कि इसको आरएनए का कोड भी पढ़ ले कि इसको कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए और साथ साथ अमाइनो एसिड को भी रिकॉग्नाइज कर लेती है। अडेप्टर मॉलिक्यूल कौन काम करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए। और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्या होता है, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें आरआरएनए है। ठीक, नेक्स्ट, इन क्लास 11 you have already learned the structures of nucleotide and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. In this chapter we are going to discuss the structure of DNA। क्या क्या पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, और प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड क्या होता है, और इसके अलावा क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा लास्ट में एक ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था 1990 में। ह्यूमन का जीनोम कैसा है, पूरा A to Z जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे 3 बिलियन के आसपास। ठीक है, सबके बारे में हमने सीक्वेंसिंग किया था कि ATCG का क्या पैटर्न है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बारे में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डीएनए से। नेक्स्ट, डीएनए क्या है, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स।
ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे हम लोग करते हैं, ये नहीं बोलते कि हाँ 2 मीटर का डीएनए है, 100 मीटर का डीएनए है, 15 सेंटीमीटर का डीएनए। हम डीएनए को कैसे डिफाइन करते हैं कि इसमें इतना न्यूक्लियोटाइड है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, जितना भी है। हमारे केस में 3.3 × 10⁻⁹ है ह्यूमन के केस में, ठीक ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म का कितना लंबा डीएनए है वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स होता है, ठीक है, टोटल डीएनए का लेंथ। जैसे कि एक बैक्टीरियोफेज 174 है, इसको कॉलीफेज 174 बोलते हैं। इसके में कितना है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, उसमें कितना है 48502। और इसमें बेस पेयर है, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ है बेस पेयर, उसमें लिखा है न्यूक्लियोटाइड, क्या अंतर है। इसका मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज 5 है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके में एक ही डीएनए का या फिर आरएनए का वो है बेसिकली सेगमेंट, ठीक है। इसके में इतना न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन बैक्टीरियोफेज लैम्डा में क्या है, डीएनए है। और डीएनए क्या होता है, हमेशा हमेशा तो नहीं होता, एक दो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन में है, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 99.9% ऑफ द प्लेसेस में क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इसके में डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो 48502 बेस पेयर है, ठीक है। इकोलाई में कितना है 4.6 × 10⁻⁶ है, ठीक है। ये सारी चीजें एमसीक्यू में बहुत फ्रिक्वेंटली आती है, तो ये याद होना चाहिए चारों। और हैप्लॉइड कंटेंट, अगर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है तो कितना है 3.3 × 10⁻⁹ यानी कि जो हमारा एन है, जैसे हैप्लॉइड सेल्स हमारे स्पर्म है, ओम है, उसमें इतना डीएनए होता है। तो नॉर्मल एक सोमैटिक सेल का अगर आ गया, डिप्लॉइड सेल का किसी भी, उसमें क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.6 × 10⁻⁹ कर देंगे, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरा एक पेंटोज शुगर होगा जो कि राइबोज शुगर होगा इन द केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा इन द केस ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है, जिसमें 2' पोजीशन पे OH नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, और एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि 3 चीजें होती है बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब एक न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन सा, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आता है साइटोसिन, यूरासिल, थियामिन, थाइमिन, ठीक। नेक्स्ट, साइटोसिन जो है इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए थियामिन लिख देगा, बट थियामिन क्या होता है, विटामिन B2 का नाम होता है, ठीक है। B1 का बेसिकली, सॉरी, B1 का, थियामिन B1 का नाम होता है। तो अगर ये आ जाए तो वो डीएनए नहीं होगा। कभी आ सकता है कि जब द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, तो उसमें थाइमिन की जगह थियामिन लिख दे और तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए में क्या होता है कि थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, उसकी जगह पे यूरासिल होता है। A nitrogenous base is linked to OH of 1 prime carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage। ये याद रखना, कौन सा लिंकेज होता है, N-glycosidic linkage, such as adenosine और deoxyribonucleic। अब देख, जो अगर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, अगर ये एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है एक पेंटोज शुगर से जुड़ गया 1' पोजीशन से उसके, तो ये टोटल स्ट्रक्चर मिलके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक एडिनोसिन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा बेसिकली, नाइट्रोजन स्पेस न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन, और यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। डीऑक्सी यूरिडिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में यूरासिल आता ही नहीं है, ठीक है। डीएनए में आता नहीं है, सिर्फ आरएनए में आता है, ठीक है। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH of 5' पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोइस्टर लिंकेज, कौन सा लिंकेज, फॉस्फोइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, यहाँ पे फॉस्फोइस्टर है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। फॉस्फोइस्टर लिंकेज एक करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। द 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये नाइट्रोजनस बेस था, इसमें जब ये जुड़ गया, जब इतना पार्ट आ गया, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब जब इसमें ये जुड़ गया, जब ये जुड़ गया, तो इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और ये कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये है फॉस्फोइस्टर लिंकेज। लेकिन
जब ऐसा एक और आ गया, ऐसा एक और आ गया, तो दो दो फॉस्फो के बीच में दो एस्टर का लिंकेज है, ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये न्यूक्लियोटाइड था टोटल। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार मिलके एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। More nucleotides can be joined in such manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has one end free phosphate moiety and at 5' end of the sugar, which is known as the 5' end of the polynucleotide chain. ठीक है, अब जब ऐसा बनेगा तो एक एंड पे क्या होगा, फॉस्फेट फ्री रहेगा। ठीक है, इस एंड पे जैसे फॉस्फेट फ्री है, तो ये वाला एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, 5' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरी तरफ एक ऐसा एंड होगा जहां पे एक फ्री OH ग्रुप होगा, उस एंड को क्या बोलते हैं, 3' एंड ऑफ द polynucleotide chain. The backbone of the polynucleotide chain is formed by क्या, सुगर और फॉस्फेट। बैकबोन किससे बना है, देखो सुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बना है, और इधर भी मान लो एक ऐसे जोड़ दोगे तो एक सीढ़ी की टाइप का बन जाएगा ना। तो उसका बैकबोन किससे बना है, फॉस्फेट और शुगर से, और साथ ही उसमें लैडर्स कौन बना रहा है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ठीक है, in RNA every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position of the ribose। ठीक है, RNA के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि 2' पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है। Also in RNA the uracil is found at the place of thymine। DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है, DNA कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक। सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर जो है इसको 1869 में डिस्कवर किए थे। ये सब चीज आता है नीट में, तो उसको याद करके रखना है। He named it as nuclein. However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, elucidation of the structure of DNA remained elusive, यानी कि छिपा हुआ, for a very long period of time. It was only in 1953 जब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक क्या किए, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज करके क्या किए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को रिड्यूस किए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क क्या था कि बेस पेयरिंग, जिसमें कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ करेगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, however this proposal was also based on the observation of Rabin Chargaff that double stranded DNA ratio between AT and GC are constant and equals to 1। तो मतलब ये जो वाटसन और क्रिक जो दिए थे डबल हेलिक्स मॉडल, इसके लिए इन्होंने चारगाफ का एक ऑब्जर्वेशन का यूज किया था। चारगाफ ने बताया कि जितना ए होता है उतना ही टी होता है, जितना जी होता है उतना ही सी होता है। तो इससे इन्होंने ये डिड्यूस कर लिया कि ए और टी आपस में लिंक रहते हैं, और जी और सी आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू लिंक रहते हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू रहते हैं। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। They are said to be complementary to each other and therefore the sequence of base of one strand is known, then the sequence of other strand can be predicted। ठीक है, ये चीज समझ गए कि एक का पता रहेगा दूसरे का पता चल जाएगा। Also, if each strand form a DNA acts as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule। Because of this, genetic implication of the structure of DNA become very clear। ठीक है, यानी कि एक पता रहेगा तो दूसरा पता चल जाएगा, और इससे हमको ये भी पता चल गया कि तब तो बॉडी भी ऐसे यूज करता होगा कि दोनों को अलग कर दो, बॉडी को नया डीएनए बनाना क्या करेगा, दोनों को अलग कर दो, इसका पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के जोड़ दो। तो इन्होंने हाइपोथेसिस इसी बात से सोच लिया, इस बेस पेयरिंग से, कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता होगा, साइंटिस्ट ने इसी चीज से सोच लिया। अब ठीक है, डबल हेलिक्स का फीचर सब है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, बेस बैकबोन किससे बना रहेगा, शुगर फॉस्फेट से नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट करेगा। दो चेन जो होता है एंटी पैरेलल होता है, एक 5' to 3' है तो अगला 3' to 5' होगा। The base in the two sequences are paired through hydrogen bond। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 और 3 वाला याद होना चाहिए तुमको। ठीक, नेक्स्ट, अब क्या है कि एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है, थाइमिन है, प्यूरिन है, और गुआन साइटोसिन और थाइमिन जो है वो क्या है, पिरिमिडिन है। इससे क्या पता चलता है कि एक जो प्यूरिन है, प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन, ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। इसके कारण क्या होता है कि जो अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है दो स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स के बीच में। ठीक, नेक्स्ट, द टू चेन्स आर कोलाइडेड इन राइट हैंडेड फैशन। यानी कि जो चेन है ना वो आगे चल के क्या होता है, हाँ, वो चेन आगे चल के जो है कॉम्पैक्ट होता है इस तरह से, राइट हैंडेड फैशन में, राइट हैंडेड फैशन में इसका टर्निंग होता है। ठीक है, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है, पिच ये होता है,
पिच ये होता है, ठीक है। जहां से मुड़ रहा है ना वो दो उसके बीच का डिफरेंस। द पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर, और उसमें 10 बेस पेयर आते हैं, यानी कि एक बेस पेयर के बीच में कितना आएगा? 0.3 नैनोमीटर का डिफरेंस आएगा। यानी ये जो दो लैडर के दो स्टेप्स हैं, इसके बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। ये सब डेटा याद रखना। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, ठीक है। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? The proposition of the double helix structure of the DNA and its simplicity explaining the genetic implication become revolutionary, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिया उसी से उसका क्या हुआ कि रिप्लिकेशन का अपने आप आइडिया लग गया ना कि इस तरह से बॉडी करती होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा आगे चल के काम आया। नेक्स्ट अगला क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में फ्रांसिस क्रिक जो है एक सेंट्रल डॉगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया उन्होंने, जिससे उन्होंने क्या बताया कि डीएनए से जो है आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और फिर डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन होके, जिससे कि नेक्स्ट सेल में या फिर प्रोजेनी में हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाता है, ठीक है। अब इन सम वायरसेज, कुछ वायरसेज में क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन। क्या होता है रिवर्स डायरेक्शन में? कि उसमें आरएनए से डीएनए बनता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होती है, तो ठीक है। तो आरएनए से उसमें डीएनए बनता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस सजेस्ट ए सिंपल नेम टू दिस प्रोसेस, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? जब डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आरएनए से डीएनए बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर्स is 0.34 nanometer. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated by multiplying the total number of base pair with the distance, तो कितना आएगा? ये एक्सरसाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। In prokaryotes such as E. coli, though they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. प्रोकैरियोट में क्या होता है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सेल में कहीं भी बिखरा हुआ हो, एक डेफिनेट जगह पे ही होता है, ठीक है। तो डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए बिखरा हुआ नहीं रहता, उसमें भी एक जगह पे इकट्ठा ही होता है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, जिसको क्या कहते हैं? हिस्टोन। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residue within the charge side chains, ठीक है। Histones are rich in the basic amino acid residue lysine and arginine. Both amino acid residues carry positive charges in their side chains. Histones are organized to form unit of 8 molecule, जिसको क्या कहा जाता है? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ऐसा होता है हिस्टोन। ये इसके अंदर 8 हिस्टोन के मोनोमर आ रहे हैं और एक ये आ रहा है, ये अलग सा H1 हिस्टोन, ठीक है। ये 8 बनाते हैं और इसके चारों तरफ जो डीएनए लपेटा जाता है, ठीक है। और इस तरह से डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone aptamer to form a structure, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है एक डीएनए हेलिक्स में। न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिस्टर न्यूक्लियस ऑफ क्रोमेटिन, जिसको क्या कहता है? थ्रेड लाइक स्ट्रैंड बॉडीज, ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी कि ये जो दिख रहा है ना, इस धागे में बीच बीच में गांठ है, ये सारा न्यूक्लियोसोम है, ये छोटे छोटे गोल गोल। टिपिकली हाउ मेनी बीड्स डू यू प्रेजेंट इन द मैमेलियन सेल? मैमेलियन सेल में कितना होगा? हमारे में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 है, और हर 200 पे एक आता है, तो उसको 200 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटिन इज पैकेज्ड to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase of stage to form chromosome, ठीक है। यानी कि ये जो ऐसा ऐसा बीड ऑन स्ट्रक्चर है, ये फिर आपस में ऐसे 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 बना लेता है, बाद में फिर ये ऐसे 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 बना लेता है, और फिर और धीरे धीरे कॉम्पैक्शन होकर इस टाइप का क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। वही चीज बता रहा है। इसके अलावा द पैकेजिंग में कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं अलग से, जो कि हिस्टोन नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। जब ये वो बन जाता है ना हमारा, क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम, तो कुछ रीजन इसमें लूजली पैक्ड होता है, कुछ रीजन टाइटली पैक्ड होता है। जो टाइटली पैक्ड होगा वहां पे अच्छे से क्या होगा कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा,
तो वो पार्ट जो है बेसिकली रिडंडेंट होता है, वहां से कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वो नहीं होता है। तो क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, और वो स्टेन करेगा डायरेक्ट, ऑब्वियसली बात है कि जो ज्यादा डेंस होता है वो कभी भी हमारा स्टेनिंग में डार्क ही होता है। तो उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और वहां से कुछ भी सिंथेसिस ऑफ द आरएनए नहीं होता है। और जो लूजली पैक्ड होता है वो स्टेन करता है लाइट, उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेल एज हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। ठीक, नेक्स्ट। Even though the discovery of nuclein by Michner and the proposition of the principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but the DNA acts as genetic material took long to be discovered and proven. In 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level. The previous discoveries by Gregor Mendel and Walter Sutton, Thomas Hart Morgan and numerous other scientists have narrowed the search of organisms located in the nucleus. ठीक है, मतलब बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल क्या है उसका सर्च हुआ, तो कई सारी साइंटिस्ट जो हैं उनके कामों से धीरे 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 चल के पता चला हमें कि जो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन या कार्ब्स। ठीक है, अब देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, क्या था इसमें बेसिकली उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले दो स्ट्रेन, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया और एक रफ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन को जब माइस में डालते थे तो माइस मर जाता था, और रफ स्ट्रेन था उसमें वायरुलेंस नहीं था, यानी बीमारी नहीं करवा सकता, उसको माइस में डालते तो माइस बच जाता था। उन्होंने क्या किया कि ऐसे स्ट्रेन लिया, उसको हीट किल किया, और माइस में मतलब कि मार दिया इसको, ऐसे स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट से मार दिया, और उसके बाद माइस में डाला, माइस बच गया। लेकिन जो ऐसे स्ट्रेन के बैक्टीरिया को मार दिया और उसके बाद उसके साथ जिंदा आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाल दिया, उसको माइस में डाल तो माइस बच गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि ऐसे स्ट्रेन में से कुछ ऐसा चीज ऐसे स्ट्रेन में होता है जो कि आर स्ट्रेन में जाके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया वायरुलेंट बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया वायरुलेंस बैक्टीरिया में। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने ग्रिफिथ ने दिया। उन्होंने क्या कंक्लूडेड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट किल्ड बाय एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया वायरुलेंट फॉर्म में। कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफर हुआ था हीट किल एस से आर स्ट्रेन में, जिसके कारण वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना के वायरुलेंट बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन इससे नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल नहीं पता चला था। अगला क्या हुआ, एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, तीन साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। उन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ का था, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म कर रहा था वो क्या है वो पता करने की कोशिश किया। वो क्या किया कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आइसोलेट कर लिया, किससे, इन बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अलग अलग डाल के देखा, तो इससे उनको क्या पता चला कि डीएनए जो है ना, सिर्फ जब डीएनए ही डालते हैं एस वाले का तभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उनका प्रोटीन या फिर आरएनए निकाल के डाल रहा है तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चला कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा उन्होंने और एक काम किया था, उन्होंने एक और तरीका क्या किया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है डाल के देखा। तो अगर आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डालेगा तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोटीएज डालेगा तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। जब प्रोटीएज और आरएनएज डाला फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा था, लेकिन जब डीएनएज डाला ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रहा था। जब डीएनएज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रहा था। इससे क्या पता चला कि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है पता चल गया इससे। अब नेक्स्ट, डीएनएज और डीएनएज के बीच में क्या अंतर होता है। डीएनएज होता है कि मल्टीपल डीएनए, और डीएनएज है डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। नेक्स्ट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सा एंड चेज। ठीक है, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में। उससे क्या पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अनइक्विवोकल प्रूफ तभी आया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया, the bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material enters the bacterial cell wall. The bacterial cell wall treats the viral genetic material as its own and subsequently manufacture more virus. ठीक है, बेसिकली पता है ना कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज कैसे करता है। बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरियोफेज आके ऐसे जुड़ता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और फिर वेरियस वायरल पार्टिकल बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने वर्क करके क्या डिस्कवर किया कि वेदर इट वाज प्रोटीन था या डीएनए था जो कि वायरस को चेंज करेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुछ वायरस को एक ऐसे मीडियम पे ग्रो किया जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है जिनमें, और कुछ को अदर ऐसा किया जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर होता है।
अब डीएनए में कभी भी सल्फर होता नहीं है और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, ठीक है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता और डीएनए में सल्फर नहीं होता। तो इससे उनको क्या पता चला कि जो रेडियो एक्टिव फेज जो है इकोला बैक्टीरिया में उनको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करवाया। तो जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसमें अगर सल्फर वाले बैक्टीरिया से, मतलब जो एक बैक्टीरिया जो फास्फोरस पे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे उगा हुआ है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे उगा हुआ है, तो उसके बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी पाया जा रहा था, ठीक है, उसके बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव पाया जा रहा था, ठीक है, और जो उसका जो सुपर नेटेंट यानी कि जो सेल बच गया उसमें नहीं पाया जा रहा था। और जब रेडियो एक्टिव सल्फर पे उगाया हुआ बैक्टीरिया को डाल रहे थे, मतलब बैक्टीरियोफेज को डाल रहे थे, तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहा था रेडियो एक्टिविटी। तो मतलब क्या पता चला इससे, जो फास्फोरस है जिस चीज में, वही चीज ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। फास्फोरस किस चीज में, डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए, इससे पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, उनका क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें किसमें, टोबैको मोज़ेक वायरस में, क्यू बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। तो उससे डीएनए और आरएनए के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। ए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, उसके पास क्या फीचर होना चाहिए, उनका रेप्लिकेशन हो सके, स्टेबल हो सके, ये नहीं कि बार बार चेंज हो। बार बार चेंज होगा तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का बार बार म्यूटेशन होगा, और कभी कभी म्यूटेशन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, बहुत रैंडम चांसेस को म्यूटेशन अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट, it should provide the scope of slow changes that are needed for evolution, and it should be able to express it in the form of Mendelian characters. If one examines each requirement one by one, because of the rule of base pairing and complementarity, both nucleic acids have ability to direct their duplication, ठीक है, यानी कि रेप्लिकेशन तो आरएनए डीएनए दोनों करवा सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, जो जैसे कि प्रोटीन और कार्ब्स, ये पहला क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, स्टेबल इनफ होना चाहिए कि बार बार ना चेंज हो, ठीक है। लेकिन आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, उसमें ओडस सेकंड पोजीशन में ओएच भी है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है तो कम स्टेबल है, तो इसलिए आरएनए जो है वो नहीं हो सकता है। फर्दर टू दैट ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन आरएनए रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है। इससे आरएनए क्या होता है, लेवाइल हो जाता है और इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है। नेक्स्ट, आरएनए क्या है, कैटालिटिक है, आरएनए लेवाइल है, इजीली डिग्रेडेबल है टू दैट ओएच के कारण, और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए जो है टू स्टैंड है तो ज्यादा स्टेबल है। इसके कारण क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल ना की आ रही है, ठीक है। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्वर्ट्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए, ठीक है, ये भी बात है। नेक्स्ट, both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutates at a faster rate, ठीक है। इसलिए देखते हो कोरोना के कितने सारे स्ट्रेन आ गए थे, बहुत सारे आ गए थे, क्योंकि कोरोना एक आरएनए वायरस है और वो जल्दी जल्दी म्यूटेट कर पा रहा था। RNA can directly code for synthesis of proteins, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. ये सारी लाइंस जो है ना, ये वाली, ये लाइन भी आता है एमसीक्यू में। The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above description indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred as storage of genetic information, ठीक है। For transmission of genetic information, RNA is better. ये सारी लाइंस आती हैं, तो इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए अधिकतर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डीएनए होता है। नेक्स्ट, आरएनए वर्ल्ड। From foregoing discussion, an immediate question becomes evident, which is the first genetic material. सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। इसके लिए पर्याप्त सबूत हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि अभी भी हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए का ही यूज करता है। आरएनए यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, but RNA being catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable, ठीक है। यानी कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके में आरएनए था, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म्स ने डीएनए बनाया और फिर डीएनए का यूज करने लगे अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन। While proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick have immediately proposed the scheme of replication of the DNA. जैसे कि हम पहले बताएं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हो जाता है कि एक स्टैंड है बॉडी में, उनको पता था कि बेस पेयरिंग हो रहा है, दोनों स्टैंड को बॉडी भी ऐसे करती हुई दोनों स्टैंड को अलग करके इसके ऐसा एक स्टैंड बना लिया और ये वाला इसके ऐसा एक स्टैंड बना लिया। तो सेम चीज उनके दिमाग में आ गया था जब डीएनए का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया उसी टाइम, और उसके लिए उन्होंने क्या लाइन बोला था, इट हैज नॉट एस्केप्ड टू आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग हैज पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है।
द स्कीम सजेस्टेड बाय द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट। स्कीम क्या बताया कि दोनों स्ट्रैंड जो है अलग हो जाएगा और एक्ट एज टेम्पलेट करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। तो ऐसा उन्होंने प्रपोज किया था और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। इस स्कीम को क्या बोला गया? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये उन्होंने थ्योरेटिकली तो बोल दिया, अब कोई ना कोई तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेगा। अब प्रूफ कैसे हुआ? तो मिशेल्सन एंड स्टाल जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इकोलाई को जो है इकोलाई को लिया और उनको ग्रो किया ऐसे मीडियम पे जिसमें रेडियो एक्टिव नहीं था, बेसिकली हैवी नाइट्रोजन था, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन से डिटेक्ट किया जाता है। ये है रेडियो एक्टिव नहीं था, ये आता है, ये गलती मत करना, ये रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है। अब देखो क्या किया, एक नॉर्मल है, एक पहले बैक्टीरिया को बहुत सारे जनरेशन तक रेडियो एक्टिव डीएनए पर उगाया, तो उस बैक्टीरिया का सारा डीएनए जो है हैवी हो गया। अब उस बैक्टीरिया को क्या किया कि उगाया उन्होंने नॉर्मल वाले हाइड्रोजन पे। उसके में क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, तो जो दो डीएनए बने उनका वेट इंटरमीडिएट आया। उनका वेट क्या है? इंटरमीडिएट आया। उनके में एक नया स्ट्रैंड 14 वाले कार्बन नाइट्रोजन से बना और एक पुराना स्ट्रैंड 15 वाला था ही। और फिर आगे करके उन्होंने करते गए बहुत सारे जनरेशन तक, तो क्या पता चला कि सिर्फ दो स्ट्रैंड जो है उनका, दो स्ट्रैंड का जो भी प्रोपोर्शन है वही बस इंटरमीडिएट पे आ रहा है और बाकी सब फिर से लाइट वाले बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके उन्होंने पता लगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, thus the DNA was extracted from the culture one generation after transformation from heavy nitrogen to light nitrogen। ठीक है, इक्वल डिवाइड करता है 20 मिनट में, तो इसलिए इंटरमीडिएट डेंसिटी का हुआ। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन 40 मिनट के बाद पाया गया कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट है। देखो पहले लिया 20 मिनट के बाद किया तो क्या है कि सारा जो है इंटरमीडिएट आ गया, और उसके 40 मिनट के बाद किया तो क्या आया, इतना 50% लाइट आया। यानी कि एक डीएनए था, उससे हमारे पास 2 डीएनए बने और 2 से हमारे पास 4 डीएनए बने। और 4 डीएनए में क्या कि 50% जो है वो हैवी वाले हैं, 50% लाइट वाले। हैवी तो कोई नहीं, बेसिकली इंटरमीडिएट है, तो 50% लाइट है, 50% इंटरमीडिएट है। इससे क्या पता चल गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन कौन किया था? विसिया फावा में टाइलर एंड कलीग किया था। तो ये भी आता है एमसीक्यू में। ठीक है, ये भी आता है, विसिया फावा पे किया था टाइलर एंड कलीग में 1958 में। इससे भी पता चला कि डीएनए का जो है रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। अब बेसिकली डीएनए का वो कैसे होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है। तो अब ये है, हमारे पास देखो समय है कम, हमको करना है जल्दी, तो इसके लिए मैं इसको टेक्स्ट से छोड़ के इसके डायग्राम से बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, जुड़े हुए हैं, इन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, इन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा। उस एंजाइम का क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, उसी पॉइंट से हमारा डीएनए का जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, हेलिकेज, वो इसके हेलिक्स को तोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक प्राइमर आके लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके एक प्राइमर आके लगेगा, इस यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा और इधर डीएनए का सिंथेसिस होते जाएगा। बेसिकली ये होता है। तो इसके कारण क्या होगा, 2 स्ट्रैंड बनेंगे। एक स्ट्रैंड इसमें कंटिन्यूअसली डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। एक दूसरा स्ट्रैंड रहेगा जिसपे डीएनए का, अब यहाँ क्योंकि सबसे पहले इतना ही खुला होगा, सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर लगा होगा, ये बन गया इधर, क्योंकि हमेशा 3' to 5' के डायरेक्शन में ही डीएनए का वो होता है रेप्लिकेशन, सॉरी 5' to 3' के डायरेक्शन में। ठीक है, 5' to 3' के डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ से तो डीएनए बन गया है, अब ये फर्दर खुलेगा, मान लो तो ये वाला तो ऐसे आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे खुलेगा, फिर से यहाँ पे प्राइमर लगेगा, फिर से इतना दूर बनेगा। तो ये वाला स्ट्रैंड पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनता है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यही सारा चीज इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक तो डिसकंटिन्यूअस होता है। और जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो ये सारे स्ट्रैंड्स आपस में एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, उसके थ्रू जोड़ के और फिर नया डीएनए बन जाता है। ठीक है, बेसिकली हमको जितना टाइम मिला है, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाने में 30-40 मिनट लगेगा। जब पूरा अगर डिटेल में पढ़ाया जाए कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, बबल बनता है,
चीजें होती है, लेकिन ये वन सेट क्लास है, सो आई कैंट हेल्प इट। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी लगता है। हाउएवर, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो सारा डीएनए ही रिप्लिकेट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिस प्रोटीन का जब जरूरत है उस टाइम पे वही प्रोटीन बस सिंथेसाइज होता है, ठीक है। दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग ऑफ बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट रीजन एंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? सिंपल बात है कि दो स्ट्रैंड जो है, अगर दोनों टेम्पलेट की तरह पे काम करेंगे, दे वुड फॉर्म आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो एग्जांपल ए टी सी जी, यहाँ पे क्या होगा? टी ए जी सी। अब इससे टी ए जी सी से कौन सा आरएनए बनेगा और इससे कौन सा आरएनए बनेगा? इससे बनेगा ए यू सी जी, इससे बनेगा यू ए जी सी। तो ये अलग आरएनए हो गया, ये अलग आरएनए हो गया, तो ये प्रोटीन भी अलग बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए डिफाइन होता है कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं। जो एक ही स्ट्रैंड होता है वो कॉपी होके आरएनए बनाता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दो जो दूसरा स्ट्रैंड बोलते हैं उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। वो कुछ नहीं करता है लेकिन मिसनोमर है वो, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ गया दो डिफरेंट प्रोटीन कैसे बनेगा, ये तो समझ में आ गया। सेकेंडली, द टू RNA molecules if produced simultaneously would be complementary, hence would form double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर, ठीक है। यानी कि जो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसके लिए जो एक रीजन होता है डीएनए का जहां जिसका रेप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। और उसका तीन पार्ट होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्या कन्वेंशन है? Since two strands have opposite polarity, the DNA dependent RNA polymerase हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगा? 5' to 3' डायरेक्शन में। इसीलिए जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' के डायरेक्शन में है, तो स्ट्रैंड दैट है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली स्ट्रैंड है ना, ये 3' to 5' के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एक दूसरा स्ट्रैंड है जो 5' to 3' जिसकी पोलैरिटी है, उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। Strangely, this strand which does not code for anything is referred to as coding strand, जो कि misnomer है, ठीक है। All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand, ठीक है। सारा चीज जो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से लेकिन डिफाइन किया जाता है, जैसे कि अप स्ट्रीम पोजीशन ये होगा, डाउन स्ट्रीम पोजीशन ये होगा, ये सारा कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बात करते हैं हम लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से बात नहीं करते, बस कन्वेंशन है, ठीक है। द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो रीजन होता है क्या बनाता है? स्ट्रक्चरल जीन। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5' end ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' end की तरफ क्या होता है? प्रोमोटर, और 3' end की तरफ टर्मिनेटर, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines template and coding strand. अब प्रोमोटर जहां पे लगे रहेगा उसके हिसाब से कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड डिफाइन होगा, ठीक। नेक्स्ट, by switching its position with terminator the definition of coding and template strand would be reversed। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखना। यानी कि अगर ये प्रोमोटर यहाँ पे लग जाए, प्रोमोटर यहाँ पे लग जाए, टर्मिनेटर यहाँ पे लग जाए, तो जो प्रोमोटर लगा है, जो प्रोमोटर लगा है वो जिस के 3' के पास होगा वो वाला मेन स्टैंड बन जाएगा। अगर प्रोमोटर यहाँ लग जाएगा ना तो ये वाला स्टैंड का सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा और ये वाला कोडिंग स्टैंड बन जाएगा। ये बात यहाँ पे कहना चाह रही है एनसीईआरटी, ठीक है। द टर्मिनेटर लोकेटेड टू 3' end, there are additional regulatory sequences that may present further upstream or downstream. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing the regulation of gene. Transcription unit and a gene. A gene is defined as the functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA और RNA molecule वो भी होता है जीन, ठीक है।
देयरफॉर बाय डिफाइनिंग, देखो क्या होता है कि जीन क्या होता है ये डिफाइन करने बोल रहा है, लेकिन डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग सिर्फ डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये जीन है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो आरएनए या फिर टीआरआरएनए के लिए भी सिंथेसिस कर रहा है, तो उसको भी जीन बोल देंगे, लेकिन वो तो कोई प्रोटीन बना नहीं रहा। इसीलिए क्या डिफाइन किया गया, सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिससे एमआरएनए बने और उससे आगे चल के प्रोटीन बने, ठीक है। द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी मोनोसिस्टोनिक, ठीक है, और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक किसमें होता है, यूकैरियोट में। पॉलीसिस्टोनिक किसमें होता है, प्रोकैरियोट में। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। जीन कैसे होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। द कोडिंग सीक्वेंसेज आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। देखो क्या होता है बेसिकली कि ऐसे जीन है, इसका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, फिर ये वाला, मतलब जो ऐसे इससे जो एमआरएनए बनेगा ना, तो इसमें ये वाले पोर्शन से प्रोटीन बनेगा, इससे बनेगा, और इस वाले से बनेगा ही नहीं, ये वाला कुछ नहीं करेगा। तो बाद में क्या होता है कि इसको काट के पहले हम लोग हटा देते हैं, फिर जोड़ के एक नया टाइप का आरएनए बनाते हैं मैच्योर करके, और फिर उससे प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि जिसमें कि सारा सीक्वेंस जो है नहीं हो, बीच बीच में अलग सीक्वेंस है जो कि नॉन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग हो, इसको क्या बोला जाता है, इंट्रॉन्स। और जो जिस सेगमेंट से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। Exons are said to be those sequences that appear in the mature or processed DNA. The exons are interrupted by interons. The introns are intervening sequences that do not appear in the mature RNA. Thus, split gene arrangement is further complicates the definition of gene in terms of DNA segment. अब एक डीएनए सेगमेंट को तुम जीन बोल दोगे, लेकिन यहाँ पे तो बीच बीच में वो पॉलीपेप्टाइड बना ही नहीं रहा बीच बीच के सेगमेंट, तो कैसे जीन बोल सकते हो। इसीलिए जीन को डिफाइन जनरली नहीं किया जाता, सिस्टोन को किया जाता है। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence, ठीक है। Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any protein. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन है उसके लिए कुछ प्रोटीन, मतलब कुछ सेगमेंट्स होते हैं वो रेगुलेटरी होते हैं, वहां ताकि कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है तभी स्टार्ट या टर्मिनेट होता है प्रोसेस, तो उसको भी हम लोग रेगुलेटरी जीन बोल देते हैं, लेकिन वो तो कोई प्रोटीन बना रहे हैं, उसको हम लोग क्यों जीन बोल रहे हैं, यहाँ पे दुविधा हो जाती है, इसलिए हम लोग सिस्टोन को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अभी तक तो आधा ही चैप्टर हो गया और 1 घंटा होने वाला है। टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन द बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाने के लिए तीनों आरएनए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एमआरएनए क्या करता है, टेम्पलेट में देता है। टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। और आरएनए क्या करता है, कैटालिटिक रोल होता है और स्ट्रक्चरल रोल होता है, ठीक है। ये दोनों रोल किसका होता है, आरएनए का। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, ठीक है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है कि 3 टाइप के होता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है और सारे टाइप का बना देगा आरएनए, ठीक है, टी, एम और आर। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोसाइड ट्रांसफर क्या होगा, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये सब का यूज करता है। इसमें क्या होता है, एटीपी में से एपी को यूज कर लेता है ये, और इसके साथ जो 2 अलग पी हैं उनको रिमूव करता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से वो एनर्जी का यूज करके ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया में एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है तो स्टार्ट होता है, देखो ऐसे स्टार्ट है सिग्मा, सिग्मा फैक्टर ऐसे स्टार्ट है, जुड़ेगा जब तब स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब इससे आरएनए बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, फिर जब टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचेगा तो वहां पे क्या है कि रो फैक्टर क्या है, रोक देगा, रो फैक्टर रोक देगा। तो रो फैक्टर उससे ज्वाइन हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से। जैसे रो फैक्टर ज्वाइन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा और आरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। Only short once the polymerase is terminate region, the nascent RNA falls off. So or RNA polymerase falls off. This results in the termination of transcription. An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all 3 steps?
which are इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स देखिए कैसे कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि फैक्टर्स होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन फैक्टर, जिसको रो सिग्मा फैक्टर कहते हैं, उससे अटैच करके क्या बनाता है, इनिशिएशन स्टार्ट करता है, और जब टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। एसोसिएशन विद these फैक्टर्स alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or transfer। ठीक है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का बेसिक काम है एलोंगेशन करवाना, लेकिन जब ट्रांजेंटली अटैच हो जाएगा सिग्मा और फैक्टर से, तो अपना उसका फंक्शन मॉडिफाई होकर इनिशिएट या टर्मिनेट करने का भी हो जाता है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट, in bacteria, since mRNA does not require any processing, and also since transcription and translation take place in the same compartment, sometimes the translation can begin much more before the mRNA is fully transcribed। कभी कभी बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये जो है, इधर ये ट्रांसक्रिप्शन आगे चल ही रहा है और इधर वाले पार्ट का इससे प्रोटीन बनना भी चालू हो गया है। ठीक है, तो इसका दो कारण है, पहला कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, कोई सेपरेशन नहीं है उसके कारण, और दूसरा कि जो मैच्योरेशन का जरूरत नहीं होता है, तो प्रोसेसिंग का भी जरूरत नहीं होता, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन यूकारियोट में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्सिटी है। पहला कि तीन अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तीन अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज 1, देखो 1 2 3, लिखो RMT, यानी 1 वाला आरएनए सिंथेसिस करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए सिंथेसिस करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, टीआरएनए सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए बनाता है जिसमें कि 5.8s 18s और 5.8s। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, टीआरएनए और 5s आरआरएनए बनाता है, 5s आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है, और साथ ही साथ एसएनआरएनए बनाता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। बेसिकली एमआरएनए जब मैच्योर नहीं रहता है, इमेच्योर रहता है, उसके बीच में जब ऐसे इंट्रॉन्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, एचएनआरएनए बनाता है। नेक्स्ट, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट the primary transcript that contain both the exon and the introns are non-functional। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो कि बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन होता है, इसलिए वो नॉन फंक्शनल है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। क्या होता है स्प्लाइसिंग, इसमें इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन डिफाइंड ऑर्डर, देन एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग, जिसको क्या कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है कि 5-GTP 5 मिथाइल जीटीपी जुड़ जाता है 5 एंड पे, और टेलिंग में क्या होता है 200 से 300 एडेनाइलेट रेसिड्यू जुड़ते हैं 3 एंड पे, और फिर मैच्योर आरएनए बनता है। देखो बताते हैं क्या होता है, ये आरएनए बन गया, और इसमें ये इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। अब क्या होगा कि जो स्प्लाइसिंग होगा, अब इस स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या होगा, ये इंट्रॉन्स को हटा दिया गया स्प्लाइसोसोम के द्वारा, और साथ साथ इनको 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 सीक्वेंस में जोड़ दिया गया। तो ये क्या बन गया, सिर्फ सिर्फ एक्सॉन बच गया, उनको जोड़ दिया गया। उसके बाद क्या होगा कि 5 एंड की तरफ, यहाँ पे देखो 5 एंड की तरफ 3 मिथाइल जीपीपी जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 एंड की तरफ पॉली एडाइनिल यानी कि ए ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोपी लग जाएगी इसको। ठीक है, ऐसी टोपी लग जाएगी। तो इधर कैपिंग हो गया, इधर टेलिंग हो गया, और साथ साथ सारे इंट्रॉन्स हट गए। तब क्या बना, मैच्योर एचएनआरएनए। जब मैच्योर हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एमआरएनए। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, कि क्या क्यों होता है, अभी समझना हम लोग शुरू किए हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट represent probably an ancient feature of the genome. The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represents the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living world has assumed more importance. यानी अभी इन सब चीजों पर रिसर्च चल रहा है, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी अभी फ्यूचर में मिलेगी कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली अभी अज्यूम किया जा रहा है कि आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को ये एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड was copied to form another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize. जब न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड ही बन रहा है तब। लेकिन लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बनता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है,
Neither does any complementarity exist between the nucleotides, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidences, though, to support the notion that change in the nucleic acid were responsible for change in the amino acid in proteins. This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of proteins. ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ट्रांसलेशन में क्या कि एडिशनल कुछ चीज का जरूरत होगा जिसके थ्रू न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बने. ठीक है, in if determining the biochemical nature of the genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of the genetic code was most challenging. ठीक है, अब कैसे एक मतलब कुछ तो प्रोसेस होगा ना जिसमें कि हम लोग अमाइनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन का सीक्वेंस बना रहे हैं. क्या है ऐसा, कैसे सेल कोडिंग कर रहा है, इसको पता लगाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था. और खुशी की बात है कि हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट एच जी खुराना, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने में. ठीक है, इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल, ये भी आता है भाई एमसीक्यू में, नीट वाले मतलब कुछ भी पूछते हैं. ये कौन कौन से आते हैं, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, ये भी आता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट. जेनेटिसिस्ट और जीनोमिस्ट बोल देंगे तो फिर बोलेंगे जीनोमिस्ट नहीं था, जेनेटिसिस्ट था. ठीक है, इट वाज जॉर्ज गैमो, एक फिजिसिस्ट था जो कि क्या बोला कि 4 बेस है, ए टी सी जी, 20 अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है, तो कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए. द कोड शुड मेड बी ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. क्यों, अब देखो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड का बनेगा से एक अमाइनो एसिड बन रहा था तो 4 ही बन पाएगा. अगर 2 से बनेगा, ठीक है, 2 से बनेगा कितना आ जाएगा कॉम्बिनेशन, 80 आ जाएगा. ठीक है, मतलब बेसिकली 16 आ जाएगा. 80 टी ए सी सी ए जी जी ऐसे करके करोगे ना 16 आएगा. ठीक है, तो उन्होंने प्रपोज किया कि बेसिकली 3 जो है ना, 3 न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस से एक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है. और ऐसे करके उन्होंने 64 कोडॉन जनरेट किए. 64 कोडॉन को प्रपोज किया कि 64 कोडॉन्स होते हैं. प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडॉन वाज ट्रिपलेट वाज उससे भी कठिन काम. ठीक है, उससे भी ज्यादा कठिन काम था. इसके लिए क्या किया, केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय कौन, हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, नाइरेनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर्ड. उसके अलावा क्या हुआ कि ओकोआ एंजाइम, सिवेरो ओकोआ एंजाइम वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसिंग इन अ टेम्पलेट. ये यहाँ पे आता क्वेश्चन, क्या पता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. तो नाइरेनबर्ग का जो सिवेरो का ओकोआ एंजाइम था ना, वो टेम्पलेट के बिना ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता था. और उससे धीरे धीरे करके कि किस सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बन रहा है, वो देख देख के अमाइनो एसिड बन रहा है, वो देख देख के धीरे धीरे सारे कोड्स का वो हुआ कि कौन सा अमाइनो एसिड के कोड से क्या बनता है. जैसे यू फिर से फिनाइल बनता है. उसके अलावा 3 हमारे पास वो है स्टॉप कोडोन है. ठीक है, तो अब जो डीएनए का कोडोन है उसके सैलिएंट फीचर्स देखो. कोडोन इज ए ट्रिपलेट, 61 कोडोन कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन. ठीक, नेक्स्ट, सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, यानी कि कोड डीजेनरेट है, यानी कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन है. नेक्स्ट, द कोडोन इज रेड इन एमआरएनए कंटीन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन, यानी कि यू 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 ए सी जी होगा. जस्ट यू यू से के बाद ऐसा नहीं कि इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है तो दो न्यूक्लियोटाइड का गैप के बाद आएगा अगला, नहीं, अगले न्यूक्लियोटाइड से ही शुरू हो जाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड. ठीक है, नेक्स्ट, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल. द कोड इज नियरली यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया टू ह्यूमन में यू यू हमेशा फिनाइल ही कोड करेगा. कुछ एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में, लेकिन मोस्टली क्या है कि यूनिवर्सल ही है. उसके अलावा एयूजी का डुअल फंक्शन है, ये मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडोन भी होता है, यानी कि अधिकतर प्रोटीन जो शुरू होगा ना वो एयूजी से ही शुरू होगा. ठीक है, नेक्स्ट, 3 स्टॉप कोडोन होते क्या है, यूए, यूएजी और यूजीए. Mutations and the genetic code. The relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. You have studied about mutation and its effect in chapter 4. Effect of large deletions and rearrangement in the segments of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene और उसके कारण कोई फंक्शन लॉस हो जाएगा. ठीक है,
लेकिन अगर एक ही चेंज हो उससे भी क्या कुछ अंतर पड़ सकता है म्यूटेशन में, उसके बारे में जानते हैं। तो एक क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया का 6th पोजीशन पे जो है बीटा चेन में GAG था, उससे क्या हो जाता है GUG। अब GAG से ग्लूटामिक एसिड बनता है और GUG से वैलिन बन जाता है। इस चेन के कारण क्या होता है ना कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का 4 चेन होता है बेसिकली, उसमें 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन। तो बीटा चेन में ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है जिसके कारण जब तो उसके बाद क्या है कि उसके कारण उसका चेंज आ जाता है, और जब भी उसमें वो होता है ऑक्सीजन का टेंशन आएगा तो आरबीसी अपना शेप चेंज कर लेगा एक छोटे से म्यूटेशन के कारण, एक कोडॉन के अंतर के कारण। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक कोडॉन का अंतर पड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है, यहाँ इसमें इंसर्शन का दिखाया है कि राम हैज रेड कैप, और इसमें एक आ गया और सारा प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। अगर 3 आ गया तो बाकी के आगे के प्रोटीन सेम रहेंगे, बस एक अगर एडिशनल प्रोटीन जुड़ जाएगा। सिमिलरली डिलीशन का यहाँ पे इफेक्ट दिखाया गया है। तो ऐसे म्यूटेशन जिसमें क्या होता है कि पूरा एक एडिशन या एक डिलीशन होता है, उससे क्या होता है पूरा फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाता है, तो क्या बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास tRNA, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। From the very beginning of the proposition of the code, it was clear to Franz Crick that there has to be a mechanism to read the code and also link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो जेनेटिक कोड रीड कर सके, इसलिए उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो एक तरफ तो कोड को रीड करेगा, किसके कोड को, आरएनए को कोड को, और दूसरी तरफ अमाइनो एसिड से बाइंड भी करेगा कि हाँ ये कोड वाला हूं मैं तो इसी अमाइनो एसिड से बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, द टीआरएनए उस टाइम पे उसको एसआरएनए यानी सॉल्युबल आरएनए कहा जाता है, वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड। ठीक है, यानी टीआरएनए के बारे में लोग पहले से जानते थे कि मॉलिक्यूल है, उसका फंक्शन बस नहीं पता था। However, its role as an adapter molecule was assigned much later। ठीक वही बात है। The tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to the amino acids। ठीक है, यानी 2 एंड होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एंटीकोडन वाला एंड है, इसलिए आरएनए का कौन मतलब ये जैसे कि सीरीन का है, इसके बाद इसका एंटीकोडन, तो जब भी ये एजीयू वाला देखेगा उससे फाइंड कर जाएगा और फिर इधर से अपना सीरीन को के साथ ही बाइंड कर जाएगा, उसको लेके आएगा और यहाँ पे चिपका देगा।